हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हमारा एक चैप्टर छूट गया था, मैकेनिज्म ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये जब हम सेंटर स्टेट कर रहे थे तो ये चैप्टर छूट गया था, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है, इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल, म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अब बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि हमने सेंटर स्टेट तो कर लिया था कि सेंटर की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन इंटर स्टेट नहीं किया था। अब इंटर स्टेट ज़रूरी क्यों है कि मोस्टली क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में ही इश्यूज हो जाते हैं। सेंटर और स्टेट के तो हैं, लेकिन स्टेट्स के बीच में ही इशू ज़्यादा हो जाते हैं। वो क्यों मोस्टली रहते हैं? जोग्राफिकल मोस्टली, मतलब अगर आप देखेंगे तो 90% इश्यूज जोग्राफिकल उसकी वजह से ही होंगे। क्यों? जैसे कि हिमाचल या फिर पंजाब हो गया, या पंजाब और हरियाणा हो गया। अब जोग्राफी के लिए आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो इश्यूज़ वहीं से आते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का सबसे बड़ा इशू क्या था कि चंडीगढ़ किसका है। ठीक है जी, हिमाचल भी बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ इश्यूज़ हैं। तो अब हम इंटर स्टेट के बारे में जानेंगे। सिमिलरली अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको पता है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट हो गया था। ठीक है जी। तो इस टाइप से काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। और साथ में हम जोनल काउंसिल के बारे में भी बात करेंगे। हमने सेंटर स्टेट जब किया था तो जोनल काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था, बट अब उसे हम थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे। ठीक है जी। तब आते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब ये जो है, सपोज़ अब नदी को तो नहीं पता कि कौन सा स्टेट क्या है, वो तो बहती जाती है। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से होते हुए चलेगी। अब यहाँ पे एक स्टेट आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। अब ये वाला स्टेट है, इसने ये डैम्स बना दिए। ठीक है जी, पानी का फ्लो कर लिया, रिजर्वायर बना लिया, तो ये वाला स्टेट बोलेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है। तो अब रिवर्स का सबसे बड़ा डिस्प्यूट ही यही रहता है, वाटर शेयरिंग पे रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पे रहता है। ठीक है जी। और वाटर शेयरिंग क्यों है? क्योंकि सब ने अपना एग्रीकल्चर का देखना है, कैनाल्स हो गए। ठीक है जी। तो इस टाइप से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रहता है। अब क्या है इसके बारे में कि आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। मतलब कि इसके अंतर्गत आपकी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। किस तरीके से होंगे? इसके दो प्रोविज़न है। पहला है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट। मतलब कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसके लिए? यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर्स इन एनी इंटरस्टेट रिवर। ठीक है जी, पहली चीज़ ये है। दूसरा है पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड कि क्या प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है जी, पार्लियामेंट ही डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसमें। और उसमें कहा है कि इसके प्रोविजन के अंतर्गत क्या 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 एक्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले है द रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ठीक है जी। अब रिवर बोर्ड एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? ये बोलता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स होने चाहिए जिसकी रेगुलेशन और डेवलपमेंट जो है वो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज़ के बारे में हो। ठीक है जी, तो रिवर बोर्ड ने ये कहा। अब रिवर बोर्ड जो है वो कौन एस्टैब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कैसे होती है? जब रिक्वेस्ट हो, किसकी? स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है कि जी रिवर बोर्ड बना दो प्लीज़, हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है जी। फिर आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये क्या करता है? ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए? कि ये एस्टैब्लिश करे, एक सेटअप करे किसका? एक एड हॉक ट्रिब्यूनल। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। मतलब दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स हैं, उनके वाटर रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, तो उसके लिए एड हॉक ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान। ठीक है जी। और जो डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल है वो फाइनल होगा। ठीक है जी, मतलब कि ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया है तो वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पे। मतलब कि 1, 2, 3 स्टेट तो ये बाइंडिंग होगा।
बेसिकली बिठा के सुलझाने का काम, ठीक है जी। और इसमें क्या कहा है कि नाइदर सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट। बिल्कुल ठीक भी है कि आपने 3 स्टेट्स को बिठा दिया हुआ है, ठीक है, जो उनकी सारी बातें आपने करी हुई हैं। ट्रिब्यूनल भी अब उसमें भी यूजुअली आपके जो हैं रिटायर्ड जजेस ही बैठते हैं, तो यूजुअली आपको मानना तो पड़ता ही है, ठीक है। अब आता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप सो फार। कौन कौन से रहे हैं ये देखिए। ये कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल आया था, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में था। फिर गोदावरी आ गया था, नर्मदा आ गया था, रावी एंड ब्यास ट्रिब्यूनल आया था, ठीक है जी। कावेरी, ये देखिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु अभी तक चलता रहा है, ठीक है जी। फिर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आया था, वसुंधरा वाटर, मधई वाटर ट्रिब्यूनल, महानदी। मतलब आप देखिए कि मोस्टली जितने भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं और जो साउथ से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, क्योंकि साउथ में मेन इरिगेशन जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मोस्टली ऑन द रिवर्स, और ये दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब आते हैं इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होते हैं? अब आर्टिकल 263 बोलता है कि इंटरस्टेट काउंसिल बनेगा, किस लिए? ताकि कोऑर्डिनेशन हो किसके बीच में? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है जी। मतलब कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या बनाना है? इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है जी। तो मतलब कौन इस्टेब्लिश करेगा इसको? प्रेसिडेंट जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इस्टेब्लिश करेंगे सच काउंसिल इफ़ एट एनी टाइम इट अपेयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड। मतलब कि प्रेसिडेंट जी को लगता है कि हाँ, इसकी वजह से जो हमारा इंटरस्टेट काउंसिल है उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व करेगा, तो वो बना सकते हैं, ठीक है। और वो क्या है? ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। मतलब कि ड्यूटीज़ जो हैं क्या क्या उसकी इस काउंसिल की होनी चाहिए, वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इवन दो प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू डिफाइन ड्यूटीज़ ऑफ एन इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 स्पेसिफाई क्या करता है? ड्यूटीज़, ठीक है जी, दैट कैन बी असाइंड। और किस किस तरीके से होनी चाहिए वो, मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं स्टेट काउंसिल की, वो इंक्वायर कर सकता है, ठीक है, एडवाइस कर सकता है जो भी डिस्प्यूट आ रहे हैं स्टेट्स के बीच में, मतलब कि पूछताछ करना है और एडवाइस कर सकता है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, डिस्कस कर सकता है सब्जेक्ट्स इन विच स्टेट्स हैं और सेंटर जो हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है जी, कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट जो बन रहे हैं उनके बीच में डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और रिकमेंडेशंस भी दे सकता है काउंसिल, ठीक है जी। जो भी वो सब्जेक्ट पे जो आपके स्टेट से रिलेटेड है या कॉमन इंटरेस्ट पे है उस पे वो अपनी क्या दे सकता है? रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। अभी एक स्टेटमेंट है कि काउंसिल फंक्शन टू इंक्वायर एंड एडवाइज अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131, ठीक है जी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की तरह ही है, ठीक है जी। टू डिसाइड द लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट्स, द काउंसिल कैन डील विद एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल, ठीक है जी। मतलब कि वो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी को ले सकता है, चाहे वो उसका जो नेचर है वो लीगल है या नॉन लीगल है, ठीक है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो एडवाइजरी है, मतलब कि सिर्फ हिदायत दे सकता है, और जो कोर्ट है वो उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, तो ये सिर्फ एडवाइजरी है, हिदायत ही दे सकता है, ठीक है जी। अब इस प्रोविज़न के अंतर्गत और भी आपके मतलब काउंसिल्स बने हुए हैं, ठीक है जी। वो किस तरीके के हैं? सेंटर काउंसिल ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर हो गया, सेंटर काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट हो गया, और 4 रीजनल काउंसिल भी हैं। किसके लिए? सेल टैक्स के लिए। अब सेल टैक्स आपको पता है कि स्टेट का रहता है, ठीक है जी। तो इसमें किस टाइप के हैं? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न जोन्स, ठीक है जी। तो उस पे भी हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि स्टेट का है इसमें, स्टेट एज एन नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एज एन बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है जी। तो इसके लिए आपके रीजनल काउंसिल भी बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि सरकारिया कमीशन की जो हमने पढ़ा था, अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाके देखेंगे हमने सरकारिया कमीशन को भी डिस्कस किया था। तो सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, तो जनता दल गवर्नमेंट ने, जो कि वीपी सिंह हेड कर रहे थे, उन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल बनाया था। कब? 1990 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब इंटरस्टेट काउंसिल बना था? 1990 में।
और उसमें ये मेंबर्स बने थे कैसे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के होंगे, और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे दिल्ली हो गई, ठीक है जी, वो होंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे यूटी के, यूनियन टेरिटरी के, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और गवर्नर्स होंगे जिनमें प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। साथ में 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसमें कि होम मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाएगा, और इनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। 5 मिनिस्टर होंगे किसके रैंक के, कैबिनेट रैंक के या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल के लिए हो गया, ठीक है जी। अब काउंसिल जो है वो एक रिकमेंडरी बॉडी है, ठीक है जी, जो कि किस टाइप के आपके रिकमेंडरी बॉडी किस टाइप के इश्यूज़ पे करेगी, जैसे कि इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और सेंटर यूनियन के इश्यूज़ जो होंगे उस पर रिकमेंडेशन देंगी। और इसका बेसिक एम क्या है कि वो प्रोमोट करना है कोऑर्डिनेशन किसकी, एग्जामिनिंग, डिस्कसिंग एंड डेलिब्रेटिंग ऑन सच इश्यूज़, ठीक है जी। और इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इसकी ड्यूटीज़ हैं कि इन्वेस्टिगेट करना है, डिस्कस करना है किस टाइप किस चीज़ को, सब्जेक्ट्स जिसमें कि स्टेट्स और सेंटर का कॉमन इंटरेस्ट है। और अगला क्या है कि रिकमेंडेशंस देनी है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन करनी है फिर रिकमेंडेशन देनी है, उसी मतलब कि आपके कॉमन इंटरेस्ट वाली चीज़ पे, ठीक है। तीसरा है डेलिब्रेटिंग अपॉन सच अदर मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स एज मे रेफर टू द बाई चेयरमैन, मतलब कोई ऐसे जनरल इंटरेस्ट के आपके इश्यूज़ हैं उन पे भी आप मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब काउंसिल क्या है, वो साल में 3 बार मिल सकता है, एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, ठीक है जी। और जो मीटिंग्स हैं वो इन कैमरा होती है। अभी इन कैमरा मीटिंग्स क्या हैं, मतलब कि बाहर का कोई भी नहीं होगा, जो रिलेटेड होंगे वही अंदर होंगे। अभी इन कैमरा प्रोसीडिंग बेसिकली कहाँ से आया है, ये आपके जैसे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है जी, कोर्ट्स में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। कई बार कुछ संवेदनशील होते हैं आपके केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट है, ठीक है जी, उसके अंतर्गत आपके प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसमें सिर्फ जो विटनेस हुआ, जो आपका डिफेंडेंट हुआ, एक्यूज्ड हुआ और केस से रिलेटेड जो वकील है सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे, और जज होगा और आपका रीडर होगा, ठीक है जी। उसके अलावा कोई भी उस कोर्ट रूम में नहीं होगा, तो इसको इन कैमरा कहते हैं। तो सिमिलरली इन कैमरा यहाँ पे है कि काउंसिल की जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें रिलेटेड जो लोग होंगे वही प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। और उनके जो क्वेश्चन होंगे वो डिसाइडेड बाय कॉन्सेंस होंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन है वो आपस में ही डिसाइड करके होंगे, ऐसे नहीं कि रैंडमली हो गया, ठीक है जी। अब उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी भी बनी हुई है, ठीक है जी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, वो 1996 में बनाई थी, और वो किस लिए बनाई थी कि कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है जी। अब ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। फॉलोइंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, यूनियन होम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, 9 चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। तो ये आपके आ गया स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बारे में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 301 और 360 पार्ट 13 में क्या दिया हुआ है कि ट्रेड और कॉमर्स जो है वो पूरे टेरिटरी में हो सकता है। मतलब 301 बोलता है कि ट्रेड, कॉमर्स और इंटरक्रॉस मतलब जो है हम पूरे इंडिया में करा सकते हैं और वो फ्री है, ठीक है जी। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविज़न है इज़ टू ब्रेक डाउन द बॉर्डर्स बैरियर बिटवीन स्टेट एंड टू क्रिएट वन यूनिट, मतलब कि पूरा इंडिया जो है वो एक है, इसमें मूवमेंट ऑफ ट्रेड जो है बिल्कुल फ्री है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। और जो फ्रीडम है इसके अंतर्गत जो इस प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो सिर्फ इंटर स्टेट ट्रेड के लिए नहीं है। मतलब इंटर स्टेट का मतलब है ये अगर स्टेट है इसके बीच में ट्रेड के लिए ही नहीं है। इंटर स्टेट का मतलब है ट्रेड स्टेट के अंदर ही, मतलब वो एक्सटेंड और कहाँ करता है, इंट्रा स्टेट पे भी। मतलब कि आप स्टेट के अंदर तो आपकी ट्रेडिंग हो ही सकती है, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भी हो सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ये हुआ, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में, ठीक है जी। और अगर 10 आर्टिकल 301 विल बी वायलेटेड एंड वेदर रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द फ्रंटियर ऑफ एनी स्टेट और एनी प्रायर और सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब कि आपकी
जो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो वो वायलेशन होगी, मानी जाएगी किसकी, 301 की। ठीक है जी। अब जो फ्रीडम जो दी हुई है 301 के अंतर्गत, ठीक है जी, वो फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन है एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट आया है किस चीज़ के लिए, जो कि प्रोवाइडेड है 302 और 305। वो क्या क्या है, अब पार्लियामेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी। वो क्या है कि जैसे कि आपकी पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर द अनदर, मतलब कि अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, पार्लियामेंट को लगता है कि ये चीज़ जो है इन दो स्टेट्स के बीच में नहीं हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ इंडिया में नहीं हो सकती, तो वो पार्लियामेंट उसका रूल बना सकती है। ठीक है जी। और मतलब पार्लियामेंट प्रेफरेंसेस नहीं दे सकती कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट के ऊपर। ठीक है जी। दूसरा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरक्रॉस। ठीक है जी। और लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो जो भी बिल उस टाइप का पास हो रहा है, जो भी इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के लिए है, वो आपका जो है प्रेसिडेंट से सैंक्शन हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स, मतलब कैन इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ एनी टैक्स, मतलब कि किसी भी टाइप का टैक्स लगा सकता है, मतलब कि गुड्स आने का। लेकिन उसमें क्या है, इट प्रोहिबिट्स द इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, मतलब ऐसे ही नहीं है कि टैक्स लगा सकता है स्टेट लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसे मतलब अगेंस्ट आर राइट्स नहीं होना चाहिए कि ये जी गलत लगा दिया वो आपने। ठीक है जी। चौथा है फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्ट टू द नेशनलाइजेशन लॉ, मतलब कि लॉज प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। मतलब कि आपके जो फ्रीडम है ये नेशनलाइजेशन लॉज के अंतर्गत है, जैसे कि आपको मोनोपोली नहीं देनी है किसी पर्टिकुलर स्टेट को या सेंटर को, सब कुछ इक्वल है। तो अब मतलब हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर कैरिंग ऑन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ एनी ट्रेड, इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू एक्सक्लूजन और कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज। ठीक है जी। अब इसके साथ क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी लगा सकता है, किस चीज़ के लिए, ये ऊपर जितने भी हमने प्रोविजंस की बात करी है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नियुक्त कर सकता है। ठीक है जी। और पार्लियामेंट जो है जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लगाई हुई है उसको नेसेसरी पावर्स और ड्यूटीज़ भी दे सकता है। ठीक है जी। लेकिन अभी तक इस टाइप की कोई भी अथॉरिटी नहीं लगी है। ठीक है। अब आते हैं जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल क्या आते हैं, जोनल काउंसिल जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं। ठीक है जी। और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट होते हैं, किसके अंतर्गत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अब इनको 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है काउंसिल को, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। ठीक है जी। और ये हर किसी का जोनल काउंसिल बनना है। अब जब ये जोन्स बन रहे थे तो इनका काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इंक्लूड किए थे। ठीक है जी। मतलब कि पहला जो फैक्टर था कि नेचुरल डिवीजन ऑफ कंट्री किस तरीके से है। दूसरा है कि इस रिवर सिस्टम ऑफ मीन्स और एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि कौन कौन सी रिवर सिस्टम कहाँ कहाँ है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिंग्विस्टिकली हम बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। तीसरा है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, मतलब कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से जो जो स्टेट्स हैं उसके जोन्स अलग अलग होंगे, जिनकी अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी। अब हर जोन काउंसिल में क्या क्या होगा, उसमें होगा मेंबर कौन कौन, होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होगा। ठीक है जी। 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट होगा और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन ईच जोन। ठीक है जी। बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन, और कौन कौन हो सकता है, who can be associated with the zonal council as advisors, that is without the right to vote in meeting। ठीक है। अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, अब प्लानिंग कमीशन तो डिस्बैंड हो गया, तो मतलब पर्सन नॉमिनेटेड बाय नीति आयोग। दूसरा है चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। तीसरा है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। ठीक है जी। तो ये हुए 3।
अब क्या है, होम मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो एक कॉमन चेयरमैन रहेंगे 5 जोनल हेड काउंसिल के, ठीक है जी। और हर चीफ मिनिस्टर जो है वो वाइस चेयरमैन रहेगा, लेकिन वो रोटेशन वाइज पे होगा, मतलब कि 1 साल के लिए वो वाइस चेयरमैन होगा और बाकी फिर चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है जी। और जोनल काउंसिल का एम क्या है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूटी एंड सेंटर, ठीक है जी। अब वो डिस्कस करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं किस चीज़ के मैटर्स के, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो गए, और इस तरीके के जितने भी आपके इश्यूज हो गए, ठीक है। अब देयर आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज़, मतलब कि वो एक एडवाइजरी बॉडी ही है और उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरीके से है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक इमोशनल इंटीग्रेशन करनी है कंट्री की, मतलब कि हम सब एक अखंड हैं, ठीक है जी। और मतलब कि उनको ये करना है कि ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म और पार्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड जो हैं, मतलब कि आपके जो रीजनलिज्म है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, उनको मतलब पक्का करना है कि एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी देनी है, बेसिकली इसका मतलब वो है, ठीक है जी। और मतलब इसका एक और रोल भी है कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ सेपरेशन जो होते हैं, जैसे कि जब रीऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटीग्रेशन हो रही है किसी स्टेट की, तो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं आते हैं कि कई बार एक स्टेट को आपने अलग कर दिया दूसरे से, तो जो नया स्टेट क्रिएट होता है वो दैट फील्स लिटिल अलूफ कि यार मतलब उसके जो लोग हैं कि हमें फंड्स मिलेंगे कि नहीं, नई सरकार है, तो ये जोनल काउंसिल उसकी मदद करता है, ठीक है जी। चौथा है टू एनेबल सेंटर एंड स्टेट्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, मतलब कि आपके जो सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स हैं उनको अपने कॉपरेशन डालना है, ठीक है जी, और इवॉल्व करना है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ में। पांचवा है टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड बी सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है जी। कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें सारे स्टेट्स की मदद चाहिए होती है, तो उन सबको इकट्ठे चलना है बेसिकली, वो मतलब। और टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, तो मतलब कि वही है कि एक यूटोपियन वर्ल्ड में जीना है और कॉपरेशन करना है। अब जोनल काउंसिल के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बना था, ठीक है जी। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कैसे हुआ था, एक सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ था। कौन सा एक्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। वो किसके लिए था, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और इसके फंक्शन क्या है, वो सेम ही है जोनल काउंसिल के, लेकिन इसको अलग से बनाया गया है, ठीक है जी। और इसका क्या है, इट हैज़ टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। कल्चरली भी देखा जाए, जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली देखा जाए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल, तो इसके लिए अलग से बनाया था। अब इट हैज़ टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर टेकन बाय मेंबर स्टेट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक चैप्टर जो हमारा छूट गया था, और दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल रखने हैं। टेक केयर, बाय बाय।